प्रधानमंत्री बनने के बाद आज पहली बार नरेंद्र मोदी गुजरात जा रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति भी वहां पर आएंगे और उनकी प्रोटोकॉल तोड़कर वो अगवानी करने खुद पहुंचेंगे। लेकिन इन सब के बीच सवाल है कि आज जब वो गुजरात जा रहे हैं तो गुजरात की भी 9 सीट है जो कि उपचुनाव हुए हैं जहां पर, और आज वहां के परिणाम आने हैं और हर सीट पर बीजेपी का ही कब्जा रहा है। उत्तर प्रदेश, वहाँ पर भी बीजेपी का ही कब्जा रहा है, जिन 11 सीटों पर है। 10 विधायक सांसद बन गए, एक अपना दल के विधायक वह भी सांसद। इसका मतलब बहुत साफ है कि लोकसभा चुनाव में जो लहर नरेंद्र मोदी के नाम पर चली, क्या वो उपचुनाव में बरकरार रहेगी? ये परिणामों को लेकर शायद सारा विश्लेषण दिन भर आज इसी बात को लेकर होना है। 9 राज्य हैं, 33 सीट है, 3 लोकसभा की सीट है। हम सबसे पहले चल रहे हैं मणिनगर, जहाँ पर गोपी गांगर हमारी संवाददाता मौजूद हैं। गोपी, 9 सीट है विधानसभा की, एक वडोदरा की है, लेकिन शायद इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर सीट पर बीजेपी के ही उम्मीदवार इससे पहले जीते थे। तो अब आनंदीबेन पटेल की साख दांव पर मानी जाए, लोकसभा चुनाव के परिणाम और उस लहर के जरिए इसका आकलन किया जाए, या ये माना जाए कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, सब कुछ पुराने जैसा ही होगा? क्या वहाँ पर लोग सोच रहे हैं चुनाव परिणाम को लेकर? जी बिल्कुल प्रसून जी, मैं बता दूं कि इस बार आनंदीबेन पटेल की अध्यक्षता में ये पहला चुनाव लड़ा जा रहा है, वो भी उपचुनाव है। हालांकि अगर हम ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो खास करके अगर मणिनगर की बात करते हैं तो सिर्फ 34% ही यहाँ पे वोट डले हैं। हालांकि जो नरेंद्र मोदी जब थे उस वक्त यहाँ पे करीब 70% जितना वोटिंग होता था, तो वो एक डिफरेंस हमें इस बार देखने मिला जब नरेंद्र मोदी गुजरात में नहीं है। इसके अलावा अगर हम नरेंद्र मोदी जब गुजरात में थे तो 10 सालों तक नरेंद्र मोदी खुद प्रचार के लिए जाते थे। आनंदीबेन भी प्रचार के लिए निकली है, लेकिन वो करिश्मा दिखता है या नहीं आनंदीबेन का, वो चुनाव के नतीजे ही दिखाएंगे। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं जो मणिनगर की खुद नरेंद्र मोदी की सीट है, साथ ही वडोदरा की खुद नरेंद्र मोदी की, ये दोनों सीट है जिसमें तो जो वोटिंग परसेंटेज है क्या वो बरकरार रहता है? क्योंकि इस बार जो जिस तरीके से बीजेपी ने कैंडिडेट को चुने हैं, बीजेपी के कैंडिडेट में ऐसा कोई जाना पहचाना नाम नहीं है, जबकि नरेंद्र मोदी के टाइम पे कई ऐसे लीडर्स को वो टिकट दिया जाता था जो काफी जाने पहचाने नाम हुआ करते थे। हालांकि खुद सुरेश पटेल जिसे टिकट दिया गया है मणिनगर से, वो यहाँ के लोगों के लिए जाना पहचाना नाम नहीं है। वैसे में देखना काफी दिलचस्प होगा कि जो एक नया कोशिश की गई है आनंदीबेन की ओर से कि जाना पहचाना नाम ना हो, वैसे लोगों को टिकट दिया जाना, वो करिश्मा काम करेगा या नहीं, वो चुनाव के नतीजे ही दिखाएंगे। साथ ही आनंदीबेन इसमें कितना सफल हो पाती है, और खास करके आनंदीबेन से जब हमारी बातचीत हुई थी तो आनंदीबेन ने कहा था कि हम 100% नतीजा लाके नरेंद्र मोदी जी को कल जब उनका जन्मदिन है तो ये जीत उन्हें बतौर गिफ्ट के तौर पर देंगे। तो क्या वो दे पाती है या नहीं, वो भी एक सवाल है। तो चुनाव के नतीजे ये सारी चीजों को क्लियर कर देंगे। और खास करके आज जब नरेंद्र मोदी गुजरात में आ रहे हैं तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले ही अपना जीत का जश्न तय करके रखा हुआ है। त्रिमंदिर पर बीजेपी कार्यकर्ता और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, ये दोनों वहां पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हैं। वहां पे एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा गया है, वहां पे नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे। हालांकि ये सारी चीजों का जो दारोमदार है वो आज के नतीजों पे काफी ज्यादा आधारित है। प्रसून जी, चलिए अब टू द पॉइंट एक एक करके जरा जवाब देते चलिए। आपने कहा बीजेपी ने जिन लोगों को टिकट दिया उन्हें बहुत लोग नहीं जानते हैं, उसमें आपने नाम लिया सुरेश पटेल का भी, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से जो उम्मीदवार हैं क्या उनकी कोई पहचान है? मसलन मणिनगर से ही उन्होंने जतिन विजय को दिया है टिकट, या फिर दूसरी तमाम सीटों पर अगर हमारे पास जो नाम है, क्या इनकी कोई पहचान है या कांग्रेस सीरियस लगी चुनाव लड़ रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं प्रसून जी कि जो 9 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट है, ये सारी बीजेपी के हाथ में है। कांग्रेस के लिए यहाँ गंवाने जैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सालों से, पिछले 10 साल से दबदबा रहा है बीजेपी का। वैसे में कांग्रेस ने इस बार कोशिश की है कि वो नरेंद्र मोदी की गैरहाजिरी का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा पाए। हालांकि जो विजय कैला जो मणिनगर से उम्मीदवार है, जतिन कैला जो विजय कैला के बेटे हैं, यहाँ पे भी उनका जो भाई भतीजावाद है वो यहाँ पे देखने मिला,
क्योंकि विजय केला को वो पहले ही नरेंद्र मोदी के सामने टिकट दे चुके थे। उन्हीं के बेटे जतिन केला को इस बार सुरेश पटेल के सामने उन्होंने टिकट दिया है। तो ये जहां पे परिवारवाद यहां देखने मिल रहा है, तो वही कांग्रेस के पास अगर हम बात करें तो पिछले 10 साल से लगातार इन सारी सीटों पे अब तक बीजेपी ही जीतती आई है। वैसे में ये बीजेपी का गढ़ जो 10 से 10 सीट है वो बीजेपी का गढ़ मानी जा रही है। अगर उसमें एक सीट पर भी कांग्रेस आती है तो ये बड़ी कामयाबी कांग्रेस के लिए गिनी जाएगी। जी, आप हमारे साथ बने रहिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। और दूसरा हिस्सा चूंकि वोट के परसेंटेज का भी था, लेकिन इस पर आते हैं उससे पहले हम सीधे मैनपुरी चल रहे हैं, जहां पर आमिर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। आमिर, ये माना तो यही जा रहा है कि यहाँ पर भी बीजेपी को गंवाना है या पाना है, मसला वो नहीं है। मसला है कि मुलायम सिंह यादव की साख दाव पर है। मायावती ने खुद को चुनाव से अलग कर लिया, मुलायम सिंह अपने परिवारवाद के मोह में फिर फंसे और मैनपुरी में उनके जो भाई के पोते आ गए हैं सामने, वो है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या वाकई पिछले 100-125 दिनों में लोकसभा चुनाव के बाद उपचुनाव को लेकर कोई सीरियसनेस नज़र आ रही है कि इनके परिणामों का असर वाकई माना जाएगा कि हाँ कुछ है, मुलायम की साख लौटी या सेंध लगी मोदी की साख में, ऐसा कुछ है? देखिए प्रसून जी, इन नतीजों से बहुत ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, ये तो बिल्कुल तय है। लेकिन नाक की लड़ाई ज़रूर है ये, समाजवादी पार्टी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए इसलिए क्योंकि पिछले 100 के करीब जो दिन सत्ता में उसने गुजारे हैं केंद्र में, उसका नतीजा उसको दिखाना है उत्तर प्रदेश में। और जाहिर है इसीलिए 2017 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, जब विधानसभा चुनाव एक बार दोबारा से होंगे। समाजवादी पार्टी के पास 403 सीटों की विधानसभा में 224 सीटें हैं। जाहिर सी बात है वो मेजॉरिटी में पहले से ही है, और 11 सीटें मिल जाती हैं तो उससे कोई नफा नुकसान होने वाला नहीं है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि समाजवादी पार्टी को ये दिखाना है कि बीजेपी के साथ उसकी लड़ाई में वो आगे है। और जाहिर सी बात है यही वजह है कि कम से कम मैनपुरी सीट पर पूरी ताकत झोंक दी गई थी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से। आधा दर्जन से ज़्यादा जनसभाएं की सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने। और जाहिर है वो इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे थे कि बाकी की 11 विधानसभा सीटें उनके लिए चाहे बहुत अहम हो या ना हो, लेकिन मुलायम सिंह की मैनपुरी लोकसभा सीट उनके लिए बहुत अहम थी। परिवार की तीसरी पीढ़ी से आते हैं तेज प्रताप यादव, जो इस बार उम्मीदवार हैं वहां से। ये जरूर लग रहा है लोगों को कि शायद जीत का अंतर इस बार कम हो जाए, लेकिन जितनी मेहनत की गई है उसका असर जीत के तौर पर मिलता जरूर दिख रहा है समाजवादी पार्टी को। सरकार पे असर नहीं पड़ेगा ये तो ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल ये आ रहा है कि क्या वाकई बीजेपी को चुनौती देने की स्थिति में मुलायम खुद को पा रहे हैं, या वो मान रहे हैं कि दरअसल ये महज एक औपचारिकता है, ये तो उसका कोई मतलब नहीं है चुनाव परिणामों के मद्देनजर। सवाल सरकार का नहीं है, सवाल उस विचार का है जिसमें सांप्रदायिकता का सवाल, जिसमें वोटरों के ध्रुवीकरण का सवाल, जिसमें अल्पसंख्यकों का सवाल। ये सारे सवालों का समाधान इस उपचुनाव परिणाम में नजर आएगा क्या? जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोशिश तो यही रहेगी, क्योंकि कोशिश इससे पहले के लोकसभा चुनाव में भी यही थी कि समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव अपने आप को बीजेपी के सामने, बीजेपी के साथ टक्कर में दिखाना चाहते थे। वो मुमकिन हो नहीं पाया, क्योंकि 80 में से 71 सीटें बीजेपी और अपना दल के पास थीं, और बाकी की 5 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस के पास और 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पाले में आई थीं। लेकिन इस बार कम से कम इन उपचुनावों में ये जरूर दिखाना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के नेता कि अब एक बार कम से कम उस हार के बाद ही सही वो बीजेपी के साथ मुकाबले में खड़े हैं, ताकि आगे आने वाले जो चुनाव हैं 2017 के, जैसा कि मैं कह रहा था कि उसको सेमीफाइनल माना जा रहा है इन उपचुनावों को, कम से कम उनमें ये माना जाए कि समाजवादी पार्टी ही अकेली ऐसी पार्टी है जो टक्कर दे सकती है बीजेपी को। जाहिर सी बात है कांग्रेस की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस अभी बहुत पीछे है, और बीएसपी चूंकि इन उपचुनावों में उसने उम्मीदवार खड़े ही नहीं किए, इसलिए वो इस दौड़ में है ही नहीं। इंद्रजीत, आप वेस्ट बंगाल में हैं, पश्चिम बंगाल की 2 सीट खासतौर से चौरंगी और बारिसात दक्षिण जो है वहाँ पर है, एक टीएमसी के पास, एक सीपीएम के पास। सवाल हर जहन में ये होगा कि जब लोकसभा के चुनाव इंद्रजीत हो रहे थे उस समय मोदी का जिक्र अक्सर होने लगा था, ममता वर्सेस मोदी ये जिक्र हो चला था। क्या इस 2 सीटों पर कहीं कोई बीजेपी या उसके उम्मीदवार या मोदी का जिक्र है, या जी नहीं, ये टीएमसी और सीपीएम की लड़ाई है?
देखिए प्रसून जी, जब से लोकसभा के चुनाव का नतीजा यहाँ पे निकला है तब से बीजेपी का जो इन्फ्लुएंस है पश्चिम बंगाल के राजनीति में वो बढ़ता दिख रहा है। 17% वोट शेयर मिला था बीजेपी को पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, और उसके बाद से बीजेपी भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही है पश्चिम बंगाल के पॉलिटिक्स में। ये जो 2 सीट का चुनाव होने वाला है, प्रेस्टीज फाइट है चौरंगी में, और बीजेपी का ये मानना है कि जो हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन है चौरंगी में काफ़ी बड़ी तादाद में वो जो है वो उसका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक माना जाता है। उसको लगता है कि वो उसकी सपोर्ट से चौरंगी सीट में वो अच्छा रिजल्ट उन लोगों को मिल सकता है। हालांकि बशीरहाट अगर आप देख ले तो अगर लोकसभा चुनाव के रुझान को हम लोग मान के चले तो बसीरहाट असेंबली सेगमेंट में बीजेपी को 30,000 वोटों का लीड मिला था, और उनको लगता है कि अगर वो लीड वो पकड़ के रख सकते हैं इस बार, तो शायद बसीरहाट सीट वो लोग जीत भी सकते हैं इस बार। तो काफ़ी कांटे की टक्कर होने वाली है इन 2 सीटों पे, और लेफ्ट की जो स्थिति है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, उससे ये देखने को मिल रहा है कि बीजेपी एक उभरती हुई शक्ति की तरह पश्चिम बंगाल में उभर रही है, और जो प्रिंसिपल ऑपोजिशन स्पेस है वो लगता है बीजेपी के पास जाने वाला है, और इसीलिए टक्कर जो है वो इस बार तृणमूल और बीजेपी के बीच में होने की उम्मीद ज़्यादा है। अच्छा, ये आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि किस तरीके से चौरंगी की सीट जो है उसमें कम से कम जो उत्तर भारतीय हैं या जो हिंदी भाषी हैं उनका भी एक प्रभाव है, और उम्मीदवार भी उन्होंने रितेश तिवारी बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। अमित शाह भी पिछले दिनों आए थे पश्चिम बंगाल, वहाँ पर वोटों के ध्रुवीकरण की क्या वजह है? क्या उसकी बड़ी वजह ये, क्योंकि माना यह जाता है कि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों का एक बड़ा दबाव रहता है, तो क्या ये माना जाए कि बीजेपी पश्चिम बंगाल को लेकर विकास की उस थ्योरी पर चल रही है जिसमें सीपीएम फेल हो गई, टीएमसी फेल लग रही है, और ये दिल्ली से मैसेज आ रहा है, या कुछ और है? देखिए, इस बार इस चुनाव में 2 इश्यूज है। पहला इशू है शारदा स्कैम, जिस पे अमित शाह खुद जब चौरंगी में कैंपेन करने आए थे तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ काफ़ी क्रिटिसिज्म उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि जो भी इसके साथ इन्वॉल्व है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको जेल भेजा जाएगा। तो शारदा स्कैम पर बीजेपी ने भारी जमकर कैंपेनिंग की है। और दूसरा जो मुद्दा है वो है इलीगल इमिग्रेशन का। बशीरहाट ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो इंडो बांग्ला बॉर्डर में आता है, वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पोलराइजेशन भी हम लोगों को देखने मिला है। तो वो हिंदू वोट जो है वो कंसोलिडेशन करने की कोशिश बीजेपी का है, और वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन के इशू भी आप अगर देखेंगे, जब लोकसभा चुनाव की कैंपेन था तब नरेंद्र मोदी खुद उस पर बोले थे, और बीजेपी का एक इम्पॉर्टेंट पोल प्लैंक यहाँ पे बन गया है। जो बॉर्डर एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और बीजेपी चाहती है कि उससे कुछ फायदा इस चुनाव में उनको मिले। चलिए, बड़ा महत्वपूर्ण है। हमें तो याद आ रहा था 36 चौरंगी लेन जो अपर्णा सेन की फिल्म थी, बहरहाल। लेकिन आप रहिएगा हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, आप वडोदरा में हैं, और वडोदरा की सीट और किसी ने नहीं, नरेंद्र मोदी ने खाली की, और वो खुद गुजराती होने के बावजूद भी वो चले गए बनारस। लेकिन वडोदरा में बड़ा कम वोटिंग परसेंटेज रहा, तकरीबन 25 से 27% गिर गया वोटिंग इस बार जो। तो क्या ये माना जाए कि मोदी नहीं है तो उल्लास नहीं है, उत्साह नहीं है, कोई मजा ही नहीं है? हेलो, ये ठीक मिल रहा है ना जी। आमतौर पर यही बात वडोदरा में रही थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से लड़ रहे थे, या जब प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी थे, जब वडोदरा से लड़ रहे थे तो बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया था यहाँ चुनाव में। 70% यहाँ मतदान रहा था। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाई इलेक्शन में नहीं है यहाँ पर, केवल 45% तक सिमट कर रह गया। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 27%, 30%, 35%, कुल मिलाकर 45% रहा। आपने बिल्कुल सही कहा, उत्साह कम हो गया। जो बढ़ चढ़कर युवा वर्ग ने हिस्सा लिया था, महिलाओं ने हिस्सा लिया था कि वडोदरा प्रधानमंत्री भेज रहा है, वो बात केवल एक सांसद भेजने में है, ऐसा लोगों का मानना था। तो कार्डर बेस्ड वोटिंग आमतौर पर रही है।
कहा यही जा रहा है कि वोटिंग परसेंटेज पर इससे निर्भर करेगा कि किस मार्जिन से कौन सी पार्टी आगे निकली, कौन सी पार्टी पीछे रह गई। आमतौर पर यही बात, ये तो लोकसभा की सीट की बात है, जो यहाँ पर असेंबली इलेक्शंस भी हुए हैं, क्योंकि जो यहाँ के वो असेंबली मेंबर्स थे जो लोकसभा में चले गए, तो चाहे मणिनगर की बात की जाए या बाकी 9 सीटों की बात की जाए, वहां पर भी वोटिंग पैटर्न कम रहा है। तो विक्ट्री मार्जिन भी या डिफीट मार्जिन जो भी रहेगा कम ही रहेगा। उत्साह इन चुनावों में उतना गुजरात में नहीं था। प्रसून जी, अच्छा एक जवाब दीजिए, क्योंकि कल्चरल सिटी माना जाता है वडोदरा गुजरात का, और चाइना में जब रेवोल्यूशन हुआ था तो वहाँ के रेवोल्यूशन का एक हिस्सा कल्चरल रेवोल्यूशन के तौर पर भी था, और चीन के राष्ट्रपति आ रहे हैं। अब वडोदरा में इसको लेकर कोई उल्लास उत्साह है या उसको लेकर भी एक खामोशी है? वडोदरा की अगर बात की जाए तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आगमन पर जो जितना उत्साह अहमदाबाद में हमने देखा, उतना तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। हालांकि आपने बिल्कुल सही कहा, कल्चरल कैपिटल है, प्रतिष्ठित लोग हैं, जो डेवलपमेंट मॉडल का गुजरात का कहा जाता है। बाकी गुजरात में बाद में आया होगा, वडोदरा में शुरू से था। शिक्षा पर बहुत ज़्यादा यहाँ जोर शुरू से ही रहा है। यहाँ पर जो लड़ाई है वो अब नरेंद्र मोदी की नाक की लड़ाई से हटकर आनंदीबेन पटेल की नाक की लड़ाई है, क्योंकि उनकी निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर चुनाव लड़े गए हैं। तो जब वो कमांड में है तो कितने वोट बटोर पाती है बीजेपी, ये वडोदरा का बड़ा सवाल है। अगर शी जिनपिंग की बात की जाए तो अहमदाबाद में प्रसून जी मैं आपको बताऊं कि हर सड़क पर बड़े बड़े बैनर, बड़ी बड़ी होर्डिंग और पोस्टर ये लगे हैं कि अहमदाबाद मेगा सिटी है और वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत कर रही है। ये कहा जा रहा है कि 2 एंशिएंट सिविलाइजेशंस, 2 प्राचीन सभ्यता, 2 पुरानी संस्कृतियां एक साथ अब जुड़ रही हैं और एक मेगा सिटीज आपस में जुड़ रही हैं। गुजरात को ग्वांगडोंग से जोड़ने की बात की जा रही है। हिंदी चीनी भाई भाई पे प्रसून जी पिछले 62 के युद्ध के बाद से एक ऐसा शब्द हो गया था जो दर्द देता था, इसीलिए अब गुजरात, ग्वांगडोंग बहन बहन, ग्वांजू और गांधीनगर बहन बहन, ये अब बात की जा रही है। प्रसून जी, देखना यह है कितना उत्साह आने वाले 48 घंटों में रहता है, क्योंकि 17 तारीख को 3 बजे के आसपास चीन के राष्ट्रपति पहुंच जाएंगे। चलिए आप चारों हमारे साथ बने रहिए, बड़ी रोचक जानकारी निकल कर आ रही है। और इन सब के बीच जिसका जिक्र कर रहे थे, गौरव के ग्वांगडोंग के साथ रिश्ते होंगे, सिल्क रूट का जिक्र हो चला है, इन सब के बीच साबरमती आश्रम भी जाने वाले हैं राष्ट्रपति। कई ऐसे सवाल हैं जो इतिहास खंगालने की जरूरत पड़ेगी चीन को लेकर, क्योंकि खबर लगातार आ रही है कि सीमा पर एक तरफ घुसपैठ यानी विस्तारवादी नीति है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी विकास नीति का जिक्र करते हुए हर उस देश से हाथ मिलाने को तैयार हैं जो देश में पैसा लगाने को तैयार है। तो चंद मिनटों के बाद 9 राज्यों की 33 विधानसभा और 3 लोकसभा सीटों के परिणाम आने शुरू होंगे। ये उपचुनाव है। वो विधायक जो सांसद बन गए, जिन जगहों पर सीट खाली हुई, वो जगह जहां पर कोई मुख्यमंत्री बन गया, उसमें जारी है। टीआरएस के चंद्रशेखर राव का जिक्र कर रहे हैं। मेडक सीट पर इसीलिए चुनाव हो रहा है। और 2-2 सीट पर मुलायम और नरेंद्र मोदी लड़े थे, तो 1-1 सीट दोनों ने खाली की। तो ये लोकसभा की 3 सीट है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की 11, गुजरात की 9, राजस्थान की 4, यानी ये तीन स्टेट ऐसे हैं जहां पर सभी सीट बीजेपी की। इसलिए बहुत कुछ बीजेपी के दांव पर भी लगा है और परिणामों का इंतजार इसलिए हर कोई कर रहा है।